इमेजिन करिए एक तरफ 50 से 70 मिलियन लोग और उन्हें कंट्रोल करने के लिए सिर्फ 3,30,000 सोल्जर। रेशियो देखिए, हर 150 से 200 सिविलियन पर बस एक सोल्जर। ये इम्पॉसिबल लगता है और सच बात भी है, ये इम्पॉसिबल ही था। इसलिए रोम ने कभी भी अपनी पॉपुलेशन को सिर्फ फोर्स या ताकत से कंट्रोल नहीं किया। उन्होंने 5 ऐसा सिस्टम बनाया जो इतने रूथलेस और एफिशिएंट थे कि अगले 300 सालों तक लोगों ने बगावत नहीं की। आज हम समझेंगे वो कैलकुलस ऑफ पावर जिसने दुनिया की सबसे बड़ी एम्पायर को बिना कांस्टेंट वर्क के भी जिंदा रखा। सबसे पहला सवाल जो हर एम्पायर फेस करता है, क्या हम टेरिटरी पर कब्जा करें या वहाँ के लोगों को खुद सोल्जर बनने पे मजबूर कर दे। देखिए, ऑक्यूपेशन महंगा पड़ता है। अगर आपको हर शहर, हर गांव में फौज खड़े करने हैं तो एम्पायर बैंकक्रप्ट हो सकता है। रोम ये बात जानता था, तो रोम ने सवाल बदल दिया। उन्होंने ये नहीं पूछा हम इन्हें कैसे हराए, उन्होंने पूछा हम बगावत को कॉम्प्लेन से ज्यादा महंगा कैसे कर दे। इसका पहला सॉल्यूशन अगस्टस ने निकाला। उन्होंने पावर को डिवाइड कर दिया, डिवाइड एंड रूल का नेक्स्ट लेवल। 2 तरह के गवर्नर्स बनाए गए। नंबर 1 लेगाटस, ये बॉर्डर पर होते थे जैसे सीरिया, जर्मनिया। इनके पास आर्मी थी, लेकिन रूल ये था इन्हें हर 3 से 5 साल में रिप्लेस कर दिया जाता था ताकि ये अपनी फौज के साथ लॉयलिटी बिल्ड ना कर सके और को प्लान ना कर पाए। नंबर 2 प्रोकॉन्सल्स, ये पीसफुल जगह पर राज करते थे जैसे ग्रीस और एशिया। ये बहुत अमीर हो सकते थे, डेकेड्स तक रूल कर सकते थे, लेकिन इनके पास एक भी लीजन नहीं था। सोचिए इस सिस्टम को, जिसके पास ताकत है उसके पास टाइम नहीं है और जिसके पास टाइम है उसके पास ताकत नहीं है। रोम ने अपने गवर्नर्स के लिए ब्यूरोक्रेटिक तेज बना दिया। रिजल्ट, प्रोविडेंस सिस्टम में 0 सिविल वॉर्स। अब क्वेश्चन है, कोई गवर्नर रेबल कर दे तो रोम का रिस्पॉन्स क्या होगा। यहाँ आता है रोम का सबसे बड़ा हथियार, स्पीड। रोम ने 4 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई। ये डिस्टेंस चांद तक जाने की बराबर थी। रोड पर रोमन लीजन 25 से 30 माइल पर डे की स्पीड से चल सकती थी। इसका साइकोलॉजिकल असर समझिए। अगर आप ग्रीस में रेबल है तो आप जानते हैं कि रोम की आर्मी 6 हफ्ते में आपके दरवाजे पर होगी। एक रेबल के पास सप्लाई लाइंस नहीं होती, वो अपने सोल्जर को पे नहीं कर सकता। दूसरी तरफ रोम की आर्मी फुल सप्लाईज और वेपन के साथ आएगी। गवर्नर्स के दिमाग में एक सिंपल कैलकुलेशन चलता था, क्या मैं 3 हफ्ते में एम्पायर खत्म कर सकता हूँ, नहीं तो रेबेलियन का कोई फायदा नहीं। रोम ने रेबेलियन को पावर से नहीं स्पीड से रोका। और स्पीड का क्या फायदा अगर आपको पता ही ना हो कि दुश्मन कहाँ है। अगस्टस ने इसके सॉल्यूशन में बनाया कर्सस रिपब्लिकस, द इंपीरियल पोस्ट सर्विस। हर 20 से 30 किलोमीटर पर रैली स्टेशन होते थे जहाँ फ्रेश घोड़े मिलते थे। मैसेज पहुंचने का स्पीड था 50 माइल्स पर डे। रोम से इजिप्ट मैसेज पहुंचता था सिर्फ 2 हफ्तों में, जबकि चाइना या पर्शिया में इसमें महीनों लगते थे। लेकिन यहाँ एक जीनियस ट्विस्ट आता है जो लोग मिस कर देते हैं। रोम रैली राइडर्स यूज नहीं करता था। जहाँ एक राइडर्स दूसरे को मैसेज देता है, वो सिंगल कुरियर यूज करते थे, जहाँ एक ही बंदा पूरे 2000 किलोमीटर ट्रैवल करता था। क्यों? क्योंकि जब वो रोम पहुंचता था तो एम्परर उसे इंटरोगेट करते थे, वहाँ एग्जैक्टली क्या चल रहा है, लोकल लीडर्स का मूड क्या है। रैली सिस्टम में मैसेज करप्ट हो जाता था जैसे चाइनीज विस्परर गेम, लेकिन सिंगल कुरियर सिस्टम में एक्यूरेसी मिलती थी। अब बात करते हैं सबसे अनपॉपुलर चीज की, टैक्सेस। आमतौर पर टैक्सेस से ही रेवोल्यूशन आती है, लेकिन रोम ने इसे कंट्रोल टूल बना दिया। रिपब्लिक एरा में टैक्स फार्मर होते थे जो लूट मचाते थे, लेकिन एम्पायर बनने के बाद रोम ने एक सेंसस शुरू किया। अब एक किसान को पता है मुझे मेरी जमीन का सिर्फ 1% देना है, बस। लोग टैक्स हेट करते थे, लेकिन वो प्रेडिक्टेबल था और प्रेडिक्टेबल सफरिंग हमेशा अनप्रेडिक्टेबल सफरिंग से बेहतर होती है। रोम का टैक्स रेट जीडीपी का रफली 5 से 7% था। रोम का कहना था थोड़ी करप्शन चलेगी, लेकिन रेबेलियन नहीं, ये थी एफिशिएंसी। लेकिन दोस्तों, सिर्फ डर और टैक्स से एम्पायर नहीं चलता। रोम के पास सबसे एफिशिएंट कंट्रोल मैकेनिज्म था, जो था उम्मीद। अगर आप एक कॉन्कर्ड इंसान है तो आपके पास सिस्टम में ऊपर उठने का रास्ता है। एक आदमी 25 साल आर्मी में सर्व करके रोमन सिटीजन बन सकता था, उसके बच्चे आगे बढ़ सकते थे, उसके ग्रैंड चिल्ड्रन सेनेटर बन सकते थे। सोचिए, सिर्फ 60 सालों में एक फैमिली कॉन्कर्ड से रूलर बन सकती थी। ये फेयरनेस नहीं थी, ये बाइबरी थी, लेकिन एफिशिएंट बाइबरी। जो इंसान सिस्टम का पार्ट बन गया वो सिस्टम को जलाएगा नहीं। सेकेंड सेंचुरी आते आते लोगों ने खुद को सीरियन या ग्रीक मानना बंद कर दिया, वो खुद को रोमन मानने लगे। रोम ने उनका कल्चर डिस्ट्रॉय नहीं किया, उन्हें इनकॉर्पोरेट कर लिया। जब स्लेव को लगने लगे कि वो मास्टर बन सकता है तो वो बगावत नहीं करता। लेकिन उनका क्या, जो एम्पायर के बाहर रहते थे जैसे बारबेरियंस, वहाँ रोम ने बनाया दी लाइन्स, एक फ्रंटियर सिस्टम जैसे हार्डियन वॉल्स। यह दीवार किसी आर्मी को रोकने के लिए नहीं थी, इसका मकसद था स्लो डाउन करना। जैसे लेयर 1 वॉल्स राइडर को स्लो करती थी, लेयर 2 लोकल फोर्ट उन्हें एंगेज करते थे, लेयर
3 पीछे से लीजन आती है और उन्हें खत्म कर देती है। ये सिस्टम 300 सालों तक बहुत अच्छे से चली, लेकिन फिर 250 CE के बाद दुश्मन स्ट्रॉन्ग हो गए, इकोनॉमी गिर गई, करेंसी डीबेस हो गई। जिस सिस्टम को वन प्रॉब्लम एट ए टाइम के लिए डिजाइन किया गया था, वो हर तरफ से हमला झेल नहीं पाया। लेकिन रोम की स्टोरी हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है। एम्पायर को कॉन्स्टेंट लेजिटिमेसी की जरूरत नहीं होती, उन्हें बस पॉपुलेशन के दिमाग में एक कैलकुलेशन बैठानी होती है कि रेबिलियन करने की कीमत चुप रहने की कीमत से ज्यादा है। इस टॉपिक पर आपका क्या ख्याल है, कमेंट में बताइए। थैंक यू।